नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मेरठ के हाशिमपुरा कांड में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने आरोपी सभी 16 पीएसी के जवानों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन्हें बरी किया है। कुल 19 आरोपी थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है और इस मामले में 161 लोग गवाह बनाए गए थे। बाद में लोगों की मांग पर केस को दिल्ली ट्रांसफर किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में सभी 16 जवानों को बरी कर दिया गया। पीएससी के 16 जवान जो इस पूरे मामले में आरोपी थे, हालांकि 19 आरोपी थे, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जो 16 बचे आरोपी रहे उनको आज बरी कर दिया गया। 28 साल बाद फैसला आया। इंतजार बहुत लंबा था, लेकिन जो फैसला आया वो भी कहीं न कहीं लोगों को निराश करने वाला। राजू राज, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। राजू, ये कहें कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चली, उसी में इतनी देर हो गई कि सबूतों के अभाव में ये सभी छूट गए। देखिए, निश्चित तौर पर काफी लंबी प्रक्रिया था। 28 साल का इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और इस पूरे मामले में पीएससी के लगभग 19 जो जवान थे उन पे आरोप लगे थे कि उन्होंने 42 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी और जिनकी डेड बॉडी को हिंडन नदी में फेंक दिया गया था। लेकिन उसके बाद 28 साल तक ये मुकदमा चली और 2002 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर किया गया और दिल्ली के 30,000 कोर्ट में ये मामला चल रहा था। और आज कोर्ट ने सारे आरोपियों को, जो 19 आरोपी थे, 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 आरोपी थे उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ एक तो सबूत नहीं है, दूसरी बात जो विटनेस थे उन्होंने इनकी पहचान नहीं की पाई थी, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट, सबूतों के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया। और इसके बाद ये 16 आरोपियों पर जो आरोप थे इनकी पहचान नहीं हो पाई, एक बड़ा कारण था, जिसके बाद इन्हें 16 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया गया। आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव शर्मा मेरठ से हमारे साथ है। राजीव, मेरठ में किस तरह का माहौल है इस फैसले के बाद? जी देखिए, श्वेता को बताना चाहूंगा, 28 साल बाद आज ये फैसला आया है और जो ये फैसला आया है उससे काफी उम्मीदें हाशिमपुरा वालों की थी, लेकिन जिस तरीके से आज ये पूरा फैसला आया तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें टूटती नजर आई। आपको बताना चाहूंगा 1986 में ये पूरा मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद 2000 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले को जो है 30,000 कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था और उसके बाद आज ये 28 साल बाद आज ये फैसला आया है। जी बने रहिए राजीव, और राजू राज भी हमारे साथ है। राजू, बताइए, हाशिमपुरा के जो लोग हैं वो भी क्या वहां पर इस दौरान मौजूद थे? पूरे प्रोसिक्यूशन ने ये बात साबित नहीं कर पाए कि इस अपराध को करने वाले लोग यही थे, और इसी आधार पर इन सभी अभियुक्तों को जो इस मुकदमे में पिछले 28 साल से मुकदमा झेल रहे थे उनको बरी कर दिया गया। मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, प्रॉब्लम है। कितने आरोपी थे सर इसमें? कितने आरोपी थे? आरोप क्या लगाया गया था? बड़ा संगीन आरोप था और ये कहा गया था कि 42 लोगों को इन पुलिस कर्मियों ने मार के हिंडन में फेंक दिया था। किस तरह के जो आरोप अभियोजन पक्ष की तरफ से लगाया गया था और आप लोगों ने क्या अदालत के सामने दलील? सेक्शंस में क्या क्या सेक्शंस? देखिए, इतनी डिटेल मेरे पास अभी फाइल नहीं है और मोटे मोटे मैं बता देता हूँ। देखिए, ये 16 अभियुक्त थे, इनमें से 4 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे और हमने बेसिक जो क्रॉस एग्जामिनेशन हमारा काम होता है उसमें हमने प्रोसिक्यूशन ने जो गवाही पेश की उसी में हमने क्रॉस एग्जामिन करके ये दिखाया कि कोई भी सबूत इन अभियुक्तों को उस अपराध से नहीं जोड़ता है। अदालत ने इम्पोर्टेंट ये कहा है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इसका भाई ये है कि इसमें कुछ गवाह उस घटना के चश्मदीद गवाह भी थे और कुछ गवाह उस घटना में ये उन्होंने कहा कि हम लोग इसी घटना में घायल हुए, लेकिन उनमें से भी किसी ने किसी भी अभियुक्त की कोई पहचान नहीं की कि ये उस घटना में शामिल थे। तो हमने जब मामले की पूरी सुनवाई होने के बाद जब बहस की तो हमने सीधे बात यही कही कि किसी भी आपराधिक मुकदमे में अदालत का फैसला सबूतों के आधार पर होता है, जन भावनाओं के आधार पर नहीं। और इस पर हमने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी दिखाया जिसमें ये बताया गया कि अदालतों को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, संदेह से परे अपराध साबित होने पर ही अपराधी को सजा देने का फैसला करना चाहिए।
तो राजू राज भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजू राज, एक बात ये बताइए कि हाशिमपुरा कांड से जुड़े हुए लोग भी क्या वहां पर मौजूद थे, परिजन वहां पर मौजूद थे पीड़ितों के? देखिए, पीड़ित परिवार के तो परिजन यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो भी आरोपी 16 आरोपी थे वो और उनके परिवार जरूर यहाँ मौजूद थे। क्योंकि जितने भी आरोपी हैं इनकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर है, काफी बुजुर्ग हैं, कुछ लोग रिटायर भी कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इनके परिवार यहाँ मौजूद थे और जैसे ये फैसला आया कोर्ट की तरफ से तो इनकी आंखों में आंसू छलक गए। और एक जो कोर्ट की तरफ से जो डाउट था, सबूतों का अभाव था और आरोपियों की पहचान नहीं होने की वजह से इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिला कोर्ट की ओर से, जिसकी वजह से ये बरी हो गए निश्चित तौर पे आरोपियों। लेकिन जहां तक हाशिमपुरा लोगों का सवाल है, जहां के एक ही कम्युनिटी के 42 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उस वहां के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे क्योंकि ये मामला मेरठ का था और इस केस की सुनवाई दिल्ली में चल रही थी, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में, और ये मामला 28 साल पुराना है। तो लिहाजा ये वजह हो सकती है कि जो लोग पीड़ित परिवार के होंगे वो यहाँ पर नहीं पहुंच सकते। फैसला है लेकिन हाशिमपुरा के लोगों को निराश जरूर कर दिया। चलिए, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 28 साल के लंबे इंतजार के बाद मेरठ के बहुचर्चित हाशिमपुरा हत्याकांड का फैसला आ गया। 1986 में हुए इस हत्याकांड पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। न्याय की इस लंबी प्रक्रिया में 19 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से अब 16 लोग ही जिंदा बचे हैं। दरअसल साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के वक्त अयोध्या के विवादित ढांचे का ताला खुलवाया गया था, जिसके बाद साल 1987 में 18 से 19 मई के बीच कई जगहों पर हिंसा हुई थी और 21 मई को हाशिमपुरा के एक मोहल्ले में एक युवक की हत्या के बाद एक बार फिर भयंकर हिंसा शुरू हो गई थी, जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई और इन मौतों का आरोप पीएससी के जवानों पर लगा। आरोप ये भी है कि पीएससी ने सारे शवों को नहर में बहा दिया था और इस हत्याकांड में 19 लोगों को आरोपी और 161 लोगों को गवाह बनाया गया था। आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश और सबूतों के साथ छेड़छाड़ जैसी कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। साल 2002 में हिंसा पीड़ितों के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन ये फैसला आ चुका है जिसमें से 16 पीएससी के जवानों को बरी कर दिया गया है। मेरठ में एसपी की सद्भावना रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। गन्ना किसानों की परेशानी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों का सबसे ज्यादा भला किया है। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने नौजवानों के रोजगार के लिए हर संभावना कोशिश वो करेंगे, हर संभव ऐसी बात भी कही। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को आपस में लड़ाकर फायदा उठाना चाहती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि आने वाले वक्त में राज्य के गांवों और शहरों का भरपूर बिजली उनको मिलेगी। आपको बता दें कि इस रैली का आयोजन एसपी नेता अतुल प्रधान ने किया था। मुख्यमंत्री ने अतुल प्रधान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। नोएडा में बिल्डर और प्राधिकरण की मनमानी के चलते फ्लैट ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जीआईपी के सामने हजारों खरीदारों ने ग्रेट वैल्यू, आम्रपाली, लोटस बिल्डर और प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बायस का आरोप है कि 2010 में सेक्टर 107 में करीब 5000 फ्लैट्स बुक कराए गए थे, जिसका पोजीशन अभी तक नहीं मिला है। बिल्डर्स को प्राधिकरण ने जो जमीन अलॉट की थी वो मामला कोर्ट में अभी तक विचाराधीन है, जिसका खामियाजा खरीदारों को भुगतना पड़ रहा है। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी लैंड ही कैंसिल हो गई है, अलॉटमेंट कैंसिल हो गई है, तो बेसिकली प्रोजेक्ट पूरा रुका हुआ है। और हमने 4 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी बैंक से लोन लेकर और अपनी सेविंग्स वगैरह लगा के। अब हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, वहाँ पे EMI है, तो हम लोग काफ़ी अफेक्टेड है। दिसंबर 15 तक पोजेशन मिल जाना था, वो अभी तक मिला नहीं है। 2013 में उन्होंने बताया कि ये पूरी की पूरी लैंड डिस्प्यूटेड है और उसको उन्होंने काम वहां पर पूरे तरीके से बंद कर दिया है। नोएडा अथॉरिटी ने जिस किसान से ये जमीनें खरीदी थी उनका पेमेंट पूरा नहीं करा गया है, उसके लिए वो किसान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चला गया। वहां से हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा सेक्टर 107 में लैंड को क्वैश कर दिया। इसमें ऐसे बिल्डर फ्लैट्स भी हैं जो कि सेक्टर 107 में आते हैं, लेकिन उसमें अंदर वो डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है। लेकिन क्योंकि सारा का सारा गलती नोएडा अथॉरिटी का है कि उसने उस मैटर को पहले से रिजॉल्व नहीं करा था, तो आज हम इस चीज के अगेंस्ट में नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो जमीन दलाली करने बंद करे।
रायबरेली के बछरावा में हुए रेल हादसे पर जी संगम ने नया खुलासा किया। हादसे का शिकार हुए ट्रेन के ड्राइवर के लोको इंस्पेक्टर की माने तो हादसे के लिए ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है। लोको इंस्पेक्टर ने इस हादसे के लिए ट्रेन के गार्ड को जिम्मेदार ठहराया। ड्राइवर पारसनाथ के लोको इंस्पेक्टर AK शुक्ल और सुरेंद्र मिश्र की माने तो ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ट्रेन के सारे ब्रेक फेल हो चुके थे और ऐसे में ट्रेन नहीं रुक पाई। लोको इंस्पेक्टर की माने तो ड्राइवर पारसनाथ ने इसकी सूचना वॉकी टॉकी पर ट्रेन के गार्ड AK गुप्ता को दी थी और इमरजेंसी ब्रेक लगाने को कहा, लेकिन गार्ड ने इस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। लोको इंस्पेक्टर के मुताबिक ब्रेक नहीं लगने पर ड्राइवर ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को भी हो गई थी, लेकिन फिर भी गार्ड ने इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया। उनके बताने के मुताबिक तो यही आया कि उन्होंने ब्रेक लगाया और ब्रेक काम नहीं किया। उन्होंने सारे ब्रेक का प्रयोग कर लिया, सारे ब्रेक में यहाँ तक कि इमरजेंसी ब्रेक भी लगाई, लेकिन ब्रेक लगी नहीं और गाड़ी खड़ी नहीं हो पाई। ब्रेक के अलावा कोई विकल्प नहीं था उनके पास। चारों ब्रेक उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। लोको ब्रेक था, लोको ब्रेक उन्होंने लगाया था, जिसकी वजह से स्पीड 100 से घट करके लगभग 45-50 पे आ गई थी। ब्रेक का इस्तेमाल उन्होंने किया जा सकता था क्या? नहीं, इंजन बंद करने पर लोको ब्रेक भी काम नहीं करता। जो लग रहा था वो भी खत्म हो जाता। अच्छा। जो थोड़ा इस्तेमाल हो रहा था वो भी बंद हो जाता। तो ये मतलब पीछे जो गार्ड रहते हैं उनके पास भी एक ब्रेक होता है? गार्ड के पास ब्रेक रहती है। तो उसको वो नहीं, हाँ, वो इस्तेमाल हुआ होता तो गाड़ी खड़ी हो सकती थी। तो क्या उन्होंने सूचना दी थी? क्या हाँ, वॉकी टॉकी से गार्ड को बताया है, सिटी कोड बजाया, लेकिन गार्ड से रिस्पांस नहीं मिला। तो उनके पास विकल्प क्या था? कोई विकल्प नहीं था इसका मतलब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। के पास कोई विकल्प नहीं था, न समय बचा था, न कोई विकल्प था। तो जो उन्होंने किया, आपको लगता है कि वही एक आखिरी रास्ता था? अच्छा, ये बताया जा रहा कि कॉग होते हैं, दोनों कॉग वो उठे हुए थे, इस तरह की भी कोई बात आई है जांच में अभी तक? नहीं, कॉग होता है, अभी क्या जांच में, अभी जांच में पता नहीं चल पाया क्या आया है। अगर कॉग बंद स्थिति में हो जाएगा तो गाड़ी के ब्रेक फेल हो सकते हैं दोनों। हाँ, तो कहीं ये लग रहा है कि जो अगर गार्ड ने इस वक्त रिस्पांस किया होता और उसने अपना काम किया होता तो ये गाड़ी खड़ी हो जाती। अगर गार्ड चाहता तो एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर कॉक भी बंद है, गार्ड चाहता है तो कॉक बंद कंडीशन में भी प्रेशर उसके अंदर रहता है और वो प्रेशर सिर्फ गार्ड के द्वारा रिलीज लगाया जा सकता था। ठीक है, वॉकी टॉकी करने पर गार्ड ने फोन उठाया नहीं? वॉकी टॉकी वॉकी टॉकी से उन्होंने जवाब नहीं दिया। और जबकि सूचना के अनुसार शायद स्टेशन मास्टर ने सुना है कि गार्ड जो है मतलब इंजन क्रू चिल्ला रहा था कि हमारे ब्रेक फेल हो गए हैं, और वैसे भी मान लिया नहीं भी सुना था तो स्पीड इतनी ज्यादा जब लूप लाइन में घुस रही है तो गार्ड की ऑटोमेटिक ड्यूटी हो जाती है। मान लिया उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था तो हमारे हिसाब से तो फिर भी जब लूप लाइन में ओवर स्पीड ड्राइवर घुस रहा है तो गार्ड को ब्रेक लगाना ही चाहिए। वो तो उनका एक सिंपल से, गार्ड साहब का नाम तो हमें नहीं मालूम है। AK गुप्ता, प्रतापगढ़। AK गुप्ता। बछरावा में कल हुए ट्रेन एक्सीडेंट में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। उस ट्रेन के ड्राइवर पारसनाथ मिश्र रेलवे के इसी अस्पताल में एडमिट हैं। हम उन तक पहुंचे भी, लेकिन कैमरे पर किसी भी तरह की बातचीत से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन ऑफ कैमरा जो उन्होंने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये कि जब बछरावा स्टेशन के पास ट्रेन पहुंचने वाली थी उस वक्त उन्होंने ब्रेक सप्लाई किए। गाड़ी में 3 ब्रेक होते हैं, एक एक करके उन्होंने सभी समय से ब्रेक सप्लाई किए, लेकिन तीनों ही ब्रेक्स फेल थे। इसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो गार्ड को फोन करें। उन्होंने वॉकी टॉकी से गार्ड को संपर्क साधने की कोशिश की ताकि एक इमरजेंसी ब्रेक जो गार्ड के पास होती है उसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला। उस वक्त गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। जाहिर है कि ये एक तेज रफ्तार में थी गाड़ी। उसके बाद उन्होंने गाड़ी को लूप लाइन में डाला क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था। अगर वो ऐसा न करते तो हो सकता था कि सामने आ रही गंगा गोमती एक्सप्रेस से टक्कर हो जाती। लूप लाइन में डालने के बाद जो उनके पास अंतिम विकल्प था वो ये था कि जो ठोकर लाइन होती है उस पर गाड़ी को उतार दिया जाए और उसके बाद ठोकर से टकरा करके गाड़ी रुक तो गई, लेकिन इसमें तब भी बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। ड्राइवर ने ऑफ कैमरा ये भी कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो गाड़ी की टक्कर दूसरी ट्रेन से हो जाती, जिससे और ज्यादा नुकसान हो सकता था और ज्यादा जान जा सकती थी। लेकिन बहरहाल अभी तक सारा दोष ड्राइवर का ही माना जा रहा है और ड्राइवर ये कह रहे हैं कि तीनों ब्रेक्स एक साथ काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास लूप लाइन में ट्रेन को उतारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। गंगा सफाई अभियान को कामयाब बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मार्च को गंगा नेशनल रिवर बेसिन अथॉरिटी की अहम बैठक बुलाई है। 7 RCR पर होने वाली इस बैठक में यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। पुलिस भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए मुरादाबाद कलेक्ट्रेट में सैकड़ों युवकों ने जमकर हंगामा किया। युवकों का आरोप है कि
भर्ती के दौरान जमकर धांधली हुई है। जो काबिल थे उन्हें फेल कर दिया गया और सिफारिश वाले लोगों को भर्ती किया गया। प्रदर्शनकारी युवकों ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच की मांग की और ऐलान किया कि वो भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में रिट दाखिल करेंगे। इसलिए उपस्थित हुए हैं जो यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई थी इसमें बहुत धांधलेबाजी हुई है। वो बच्चे जिनके नंबर जो है बहुत ज्यादा हैं उनके नंबर आए नहीं है कॉल लेटर, और जिस बच्चे के 240 नंबर है उसके कॉल लेटर आ गए मेडिकल के। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल सख्त मना करा था। अब वाइटनर का प्रयोग उसने जो है हाई कोर्ट से फैसला आया कि वाइटनर का प्रयोग हो रहा है, उसके कारण लड़कों के नंबर बढ़ाए गए हैं गलत तरीके से। इससे जो मेहनती बच्चे हैं वो तो सब पिछड़ गए, और जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं बच्चे वो तो सब पिछड़ गए, और जो पैसे वाले बच्चे हैं जो नेताओं की सिफारिश वाले हैं उन सबका नंबर आ गया है। अब जो मेन परीक्षा का रिजल्ट आया है उस परीक्षा का रिजल्ट देने से पहले हमें कोई सूचना नहीं दी गई। ये जरूर कहा गया था कि अप्रैल के अंतिम माह तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये अचानक रिजल्ट आया है। इससे हमें प्रतीत होता है कि इस भर्ती में बहुत ही बड़ी धांधली की गई है। मुरादाबाद की मछलिया रेलवे स्टेशन पर फर्जी टिकट बेचे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। रेलवे के ही कुछ कर्मचारी कागज की पर्चियों को टिकट बनाकर उस पर मोहर लगा देते थे। फर्जी टिकट का ये खेल पिछले 1 साल से चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 1000 फर्जी टिकट बेचे जाते थे। टिकटों के फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर रेलवे विभाग में हड़कंप मचा है। आनंद फानन में रेलवे के आला अधिकारियों ने स्टेशन मास्टर और एसएस को निलंबित कर दिया और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये एफटी तो पहले से ही काटी जा रही थी और वही एफटी काटी गई है, और क्या, और ऐसा तो कुछ और जो भी है वो तो जांच का विषय है, चल रहा है। कैसे क्या हमको तो अभी लगाया है नौकरी यहाँ पे, और वो दोनों लोग सस्पेंड चले गए DRM ऑफिस। पीछे पर्ची मिल रही थी। कैसी पर्ची मिली थी? पर्ची ये लिख के दे करते, हाथ से लिख के दिया करते। हाँ। टिकट नहीं दिया करते थे। तो आपने कभी कहा नहीं उनसे कि हमें पर्ची क्यों दे रहे हैं, टिकट नहीं दे रहे? कहा तो बोलो टिकट नहीं है, खत्म हो गई है। कैबिनेट मंत्री आजम खान और दिल्ली के शाही इमाम के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आजम खान ने दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम पर हमला बोला है। शाही इमाम को आड़े हाथों लेते हुए आजम खान ने कहा कि वो मस्जिदों के अमर सिंह हैं। इसके साथ ही आजम खान ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी हमला किया। असल में वो मस्जिदों के अमर सिंह हैं, तो उनका क्या जवाब देना। मस्जिदों के अमर सिंह। इलाहाबाद में वकील की हत्या के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन जारी है। बलरामपुर में वकीलों ने इसी सिलसिले में डीएम का घेराव किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। वकील गोलीकांड में मारे गए वकील के परिजनों को 50 लाख रुपए देने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही इन वकीलों की मांग थी कि इलाहाबाद में हंगामे के बाद वकीलों पर दर्ज हुए मामले को वापस लिया जाए। यहाँ के अधिवक्ताओं के विरुद्ध फर्जी तरीके से मुकदमे लिखाने की साजिश रच रहे हैं। मैं ये मांग करता हूं कि अगर वो अपने कृत्य से बाज नहीं आए तो हम उन्हें सबक सिखाना जानते हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान महोदय से इस बात की चर्चा की है और उनसे मांग की है कि अगर उनके ऊपर शीघ्र कार्रवाई न की गई तो हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। अधिवक्ता किसी से कमजोर नहीं है, वो समाज को न्याय दिलाता है तो खुद न्याय लेना जानता है। मऊ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल यहां पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसके लिए स्कूली बच्चे कड़ी धूप में मैदान में खड़े रहे, लेकिन अधिकारी समय से नहीं पहुंचे। इसकी वजह से कई छात्र गश खाकर गिर पड़े, जिसके बाद आनंद फानन में वहां मौजूद लोगों ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी लापरवाही की बात स्वीकार की।